देखिए, जो भी मैं सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न बताऊँगा जनरल नॉलेज के, ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इनमें से निश्चित ही कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही, आता ही है, हर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी के लिए हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, इवन एनीवन, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, उसके लिए ये जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं, वो पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और अगर आप बने रहेंगे इस वीडियो में तो धीरे-धीरे आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों पे महारत हासिल कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये हर कहीं पूछा जा सकता है। उत्तर है इसका दयाराम साहनी। 4 4 ऑप्शन दिए जाएँगे आपको, कोई भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन उस उन ऑप्शनों में एक डाला जाएगा दयाराम साहनी का। तो सही उत्तर यही है, दयाराम साहनी। वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन सा शासक था? 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन होगा आपका इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट में वो जब बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था, जब शासन कर लिया उसने पूरे राज्य पर, पूरे भारत देश पर, तब उसने एक जैन मुनि की तरह पहाड़ में जाके अपने प्राण त्यागे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कौन-कौन से शासकों के बीच? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध, इन दोनों के बीच। मैं एक बार और दोहराता हूँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? किस शासक ने किया? उत्तर है इसका मुर्शिद अली खान, मुर्शिद कुली खान। फिर इसी तरह अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में बना था। कि विधवा का, जो औरतें थी जिनके पति हो जाए, डेथ हो जाती थी जिनके पतियों की, वो दोबारा शादी कर सकती थी। ये जो कानून था ये 1856 में बना था। हम जैसे कि देखते आ रहे हैं 1800, भारत की आज़ाद होने के पहले, 1947 के पहले देखिए न जाने किस तरह की प्रथाएं थी, जिनमें से एक सती प्रथा भी थी। और सती प्रथा में जानते हैं कि हम देखते थे कि सती प्रथा में जिस भी औरत का पति या जिस भी जो औरत विधवा हो जाती थी, इ- उसे ले जाके अग्नि के हवाले कर दिया जाता था या उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसे ऐसा समझे कि जिस विधवा औरत का, जिस औरत का पति खत्म हो गया, वो चाहे किसी भी उम्र की हो, उसे एक श्राप की तरह माना जाता था और उसे ले जाके जिंदा चिता में जला दिया जाता था। कितना क्रूर, कितनी खतरनाक प्रथा थी ये, कितनी क्रूर, जहाँ औरतों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। ये एक सती प्रथा थी। तो भारत में बहुत से बहुत खतरनाक खतरनाक प्रथाएं थी, जिससे भारत आज भी ग्रसित है, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिखता है आज भी। तो ये विधवा पुनर्विवाह कानून जो था ये 1856 ईस्वी में बना था, 1856 ईस्वी में। और अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? इस प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? इसका सही उत्तर है सन 1858 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद।
जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, जिसमें पूरा देश, जो 1857 की क्रांति थी, जिसमें पूरा देश एकजुट हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई बहुत जोरों शोरों से लड़ी थी और पूरा देश में एक क्रांति की जो आग उठी थी। अगर उस समय कहते हैं कि उस समय अगर रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा साथ मिल गया होता देश के ही जो राजा थे उस समय पे, माधवराव सिंधिया हो चाहे जो भी हो, उस समय जो भी शासक थे, अगर वो अंग्रेजों की तरफ ना होते, थोड़ा भी अगर रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे देते, तो 1857 में ही वो इतनी महान रानी थी कि वो अकेले ही पूरे भारत को आज़ाद करवा दी होती उस समय। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह फैला था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसमें अंग्रेजों को के जो पैर थे ना वो कांप गए थे। ये वो समझ गए थे अंग्रेज कि यहाँ से शासन करना काफी मुश्किल होने वाला है। और चूंकि पूरा देश एकजुट था, उस समय एकजुट हो रहा था, उसी समय से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई वहां से, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया गया। उनके बीच किसी भी तरह साम दाम दंड भेद कोई भी राजनीति करके हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, जो कि आज भी हम देखते हैं हमारे नेता जो हैं आजकल के यही नीति अपनाते हैं कि तुम्हारा हिंदुओं का नेता अलग रहेगा तो हिंदुत्व ही रहेगा। और अगर कोई भी पार्टी आती है एक्स वाई जेड, कोई मुसलमानों का साथ देती है और कोई आती है तो हिंदुओं का साथ देती है, कोई भी भारतीय का साथ कोई नहीं देता, है ना। तो आज भी वही चल रहा है, फूट डालो राज करो कि जनता को तो अलग तितर बितर करो और राज करो। हिंदुओं के नाम पे मूर्ख बनाओ, मुसलमानों के नाम पे मूर्ख बनाओ और राज करते रहो। इसे ही कहते हैं फूट डालो राज करो की नीति, है ना। तो ये अंग्रेजों ने अपनाई, ये जो राजनीति है पॉलिटिक्स, इसे अंग्रेजों ने अपनाया है 1858 1858 ईस्वी पे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये है इसका सही उत्तर है 7 वर्षों तक। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज के लोग हैं जो आर्य थे, वे भारत में कहाँ से आए थे, किस शहर से, मतलब कहाँ से, है ना। तो पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया, दक्षिण एशिया, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में। इसका सही ऑप्शन है केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है आर्य अवधि में। न तो सिंधु घाटी अवधि में, न द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, इनमें से किसी में नहीं, सिर्फ आर्य अवधि में। देखिए ये आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, है ना। वैदिक उसमें नहीं हुई थी। हाँ, वैदिक काल में भी नहीं था रामायण एवं महाभारत। ये आर्य अवधि में हुई थी, ये रामायण और महाभारत की रचना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जी जनरल नॉलेज कह रहा है, इतिहास कह रहा है कि रामायण और महाभारत जो है वो जब आर्य आए थे, तो जो आर्यों की अवधि थी, जो आर्यों का समय चल रहा था, उस समय इनकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो उसने की थी। 4 ऑप्शन देते हैं, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, सबके गुप्त नाम के आगे गुप्त गुप्त लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इनमें से किसी ने की थी। तो समाज समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? उत्तर है बैगम खान और हेमू। अगला है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका उत्तर है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था
वो सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। मुगल काल में, जब मुगल काल चल रहा था भारत में, उस समय पे सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इसका सही उत्तर है सूरत में, गुजरात। गुजरात में क्या है कि अथाह पैसा था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? जब मुगल आए थे भारत में 1300 या 1400 ईस्वी के लगभग जब आए थे, तो उस समय भारत में अथाह पैसा था। सॉरी, यहाँ बात अंग्रेजों की हो रही है। तो हाँ, तो अंग्रेज जब आए थे 1700 ईस्वी के करीब, 1735 इसी सन के आसपास अंग्रेजों ने पहला कदम भारत में रखा था। और यही समय था महाराज शिवाजी का अंतिम समय जो चल रहा था, यही समय था, और इसी समय अंग्रेजों ने अपना कदम भारत की धरती पर रखा था। तो इस समय जो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था पहला, वो था सूरत। और सूरत में इतना पैसा था, अथाह पैसा था। सूरत में अथाह पैसा होने का कारण ये था कि ये समुद्र के किनारे स्थित था ये शहर, और यहीं से पूरा पूरे भारत का व्यापार जो है यहीं से हुआ करता था। अब देखिए, आज के समय में भी गुजरात जो है ना, वो एशिया से काफ़ी नज़दीक पड़ता है इधर के देशों से। तो उस समय जो था पूरा पाकिस्तान हो गया, सब कुछ ये हमारे एक ही एक भारत का ही ये हिस्सा थे। अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये सब भारत के हिस्से थे। तो इतना वो नहीं जितना पाकिस्तान अड़ंगा आज के समय में लगाता है, उस समय कुछ नहीं हुआ करता था। ये सब एक देश था। तो जब युद्ध पोत हो गए, या कि फिर जो नेवी है, जिस जहाज़ों से जो सामान ले जाया जाता था पहले, वो सूरत से काफ़ी आसान होता था बाकी के देशों में पहुँचाना। तो गुज इसलिए इस कारण से सूरत में सबसे ज़्यादा पैसा था, और अंग्रेज़ों ने भी ये चीज़ भाँपी। यहाँ की हर एक घड़े यहाँ हर एक घर में जब सोने के सिक्के पाए जाते थे उस समय सूरत के हर एक घर में, तो अंग्रेज़ों ने जब देखा कि यहाँ के हर एक घरों में इतना ज़्यादा पैसा है, और उन्होंने देखा अंग्रेज़ों ने यहाँ की ये जो लोकेशन है व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे खतरनाक लोकेशन थी उस समय, अपना माल, अपना प्रोडक्ट विदेशों तक पहुंचाने के लिए, है ना? इसलिए सर्वप्रथम सूरत में ही अंग्रेजों ने डाका डाला, ऐसा कहा जा सकता है, वही कारखाना स्थापित किया। आइए, अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की जो पहली सहायक संधि थी वो निजाम की थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में